सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त रॉकरूस आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों ईवीएस मिक्स पर आधारित है और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइव टेस्ट आपका डेली हो रहा है। लाइव टेस्ट को मिस मत करिए क्योंकि लाइव टेस्ट से आपका जो है डाउट क्लियर होता है, आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है। तीसरी चीज़ है आपका प्रैक्टिस हो रहा है और यही प्रैक्टिस आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, उसके लिए दोस्तों आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है लाइव टेस्ट डेली दीजिए। बाकी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस बार तो नौकरी लेके रहना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडल संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है जलवाष्प, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करिए, बाकी मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आंसर आपको करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं वनोन्मूलन के कारण जो है CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो CO2 की जो खपत करने वाले वृक्ष हैं इनकी संख्या घट रही है। और मानवीय क्रियाकलाप की अगर मैं बात करूं तो ये सब जो है CO2 के संचय में योगदान देते हैं और CO2 जो है ऊष्मा को रोक लेती है, कहाँ जाने के लिए? वायुमंडल में नहीं जाने देती, और जिसके कारण जो है इसके औसत ताप में वृद्धि हो रही है। औसत ताप में वृद्धि हो रही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। तो किसकी मात्रा बढ़ रही है वनोन्मूलन के कारण? वायु में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त, सही कर रहे हो। ए हमारा राइट होगा दोस्तों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डाइसेस? बताइए। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। जल से जो प्रसारित बीमारियां होती हैं, जल में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब मैं बात करूं जीवाणु होता है, विषाणु होता है, अमीबा होता है, इन सब के माध्यम से होता है। और जो जल में जो पनपते मच्छर हैं इनके काटने से फैलती है। जैसे मैं बात करूं हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अतिसार, क्या अतिसार हो गया, पीलिया हो गया, पेचिस हो गया, ये सब आता है। लेकिन जो जल प्रसारित रोग नहीं है वो है दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया के कारण होती है और इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव जो है कहाँ पड़ता है? फेफड़े पर पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा डी राइट होगा। बहुत बढ़िया, उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जोश आ जाता है बीच बीच में हमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं दोस्तों। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है कैट क्राई सिंड्रोम एवं मिनमाता, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप एवं मैरास्मस, ऑप्शन सी है मैरास्मस एवं क्वाशियोरकोर, ऑप्शन डी है मिनमाता एवं फ्लोरोसिस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोग का चयन करना है, इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों क्या होगा। सेशन को ज़्यादातर दोस्तों जो है शेयर कर दिया करिए, और जिन्होंने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन नहीं दबाया वो दबा लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अरे बेल आइकन जो घंटा नहीं होता ऐसे बना रहता है, उसको जो है ना वो दबा दीजिए आप। सब्सक्राइब के बगल में देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं मिनमाता एवं फ्लोरोसिस, ये दोनों जो है प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। और मिनमाता रोग क्यों होता है भाई? मिनमाता रोग जो होता है ये जल में जो उपस्थित होता है, क्या होता है? जल में उपस्थित जो पारा को हम लोग क्या बोलते हैं? Hg, इसकी अधिकता से होता है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, मिनमाता रोग हम लोग क्यों कहते हैं? क्या कारण है मिनमाता रोग बोलने का? ये चीज़ हमें बताइए। देखिए मिनमाता रोग जो है ये बीमारी सबसे पहले जापान के मिनमाता खाड़ी के आसपास लोगों में देखी गई थी, इस कारण इसे मिनमाता रोग कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं फ्लोराइड की अधिकता से जो है दोस्तों वो फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। और फ्लोरोसिस से जो है हमारी हड्डियां और दांत
ये दोनों कमज़ोर होते हैं, हड्डियां और दांत कमज़ोर होते हैं, किसके कारण? फ्लोरोसिस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी हमारा राइट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है आयरन मतलब लोहा, ऑप्शन डी है निकिल। द मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल इज, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल जो होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक में है, और ये वर्णक पत्ते के हरे रंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? पत्ते के हरे रंग के कारण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम धातु मतलब Mg। ये चीज़ क्लियर हुई। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु है दोस्तों वो है मैग्नीशियम। ए हमारा राइट होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पोषक तत्व, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए कार्बनिक पदार्थ अगर मैं बात करूं तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो अपघटित होकर किस में बदल जाते हैं? वो मिट्टी के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो अपघटित होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस के बनने में जो मृदा की जो जल धारणा होती है ये बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? ह्यूमस की उपस्थिति में मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना देती है। तो हमारा जो कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। बाकी जल, पोषक तत्व, ऑक्सीजन सारी चीज़ें होता है, ह्यूमस भी होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ सी हमारा नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। सी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, विश्व पर्यावरण दिवस 2017 की थीम थी। ऑप्शन ए है प्रकृति से लोगों को जोड़ना, ऑप्शन बी है अपनी आवाज़ उठाइए समुद्र तल नहीं, ऑप्शन सी है प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, ऑप्शन डी है जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल लाइफ ट्रेड। बताइए 2017 की थीम आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की बात अगर करें तो सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, और ये विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बैठक 5 जून 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 5 जून 1972। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों 2017 का थीम क्या है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं। 2016 का थीम क्या है, 2017 का, 2018, तीनों चीज़ें मैं बताऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं 2017 का जो थीम है वो है प्रकृति से लोगों को जोड़ना, और इसका जो आयोजन स्थल करा गया था दोस्तों ये हुआ था कहाँ? कनाडा में। कहाँ किया गया था? कनाडा में। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2016 का थीम क्या है, तो 2016 का जो थीम है दोस्तों वो है जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल लाइफ ट्रेड। मतलब जो है जो शिकार होते थे जानवरों को, उनको जो है ना उनको बचाने के लिए करा गया था। और इसका आयोजन स्थल जो है दोस्तों 2016 का जो हुआ था इसका हुआ था अंगोला। क्या हुआ था? अंगोला। और अगर मैं बात करूं 2018 की बात करूं तो 2018 का जो थीम है दोस्तों वो है हमारा बीट प्लास्टिक प्रदूषण, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ये कहाँ हुआ था आयोजन स्थल? ये हुआ था दोस्तों भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में, 2018 का। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों 2017 का जो है प्रकृति से लोगों को जोड़ना, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई, चीज़ क्लियर हुई। देखिए 2016 का जो था जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल लाइफ ट्रेड, 2017 का जो था वो है हमारा है प्रकृति से लोगों को जोड़ना। ये क्या है? 2017 लिख भी दे रहा हूँ। और 2018 का जो है वो था हमारा बीट प्लास्टिक
प्रदूषण 2018 का। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8% है। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। ऑप्शन सी ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। ऑप्शन डी ओजोन सप्ताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ओजोन के संबंध में क्या कथन सही है इसका बताना है आपको। बताइए। देखिए ओजोन, तब तक आप लोग बताइए, तब तक मैं ऐसे ही डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए ओजोन की अगर बात करूँ तो ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, तभी तो उसको रासायनिक सूत्र हम लोग बोलते हैं O3। और ये ओजोन जो है पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन में निर्मित करता है। क्यों करता है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इसमें जो परिवर्तन होता है, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, ये जैसे रोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ों से हमें बचाता है। तो आसन जो हमारा राइट होगा दोस्तों वो होगा हमारा सी राइट होगा। क्या राइट होगा? सी राइट होगा। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा दोस्तों। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 संबंधित है। ऑप्शन ए है सतत विकास से। ऑप्शन बी है प्रदूषक कीमत देगा सिद्धांत से। ऑप्शन सी है पर्यावरण शिक्षा से। ऑप्शन डी है ओजोन परत के संरक्षण से। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशन को जो है शेयर कर दिया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बहुत लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पारितंत्र की जो उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और पारितंत्र और पर्यावरण को सतत बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों में ये सारी चीज़ें उपाय किए जा रहे हैं। तो 1992 के रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा जो है हमारा 21, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? ऑप्शन ए है सांप। ऑप्शन बी है टिड्डा। ऑप्शन सी है प्लवक। ऑप्शन डी है मानव। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? देखिए प्लवक जो है, प्लवक जो है एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, क्योंकि प्लवक समुदाय में वे पदार्थ और वे जंतु आते हैं जो धारा के विपरीत तैर नहीं सकते। जैसे मैं बात करूं, प्लवक जो है सागर के ऊपरी तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सागर के ऊपरी तट पर। और प्लवक में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपका होता है पादप, एक होता है जंतु। पादप में जो आपका आता है शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, और जंतु में जो आपका आता है जली पिस्सू आता है, और जेलीफिश जिसको बोलते हैं, जेलीफिश भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पौष्टिकता सदस्य स्तर का सदस्य क्यों है, ये भी चीज़ देख लीजिए। एक मैं टॉपिक आपका लेवल बता देता हूँ। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का जीवधारियों का क्रम जो है बताता हूँ। देखिए पहले आता है आपका पादप, फिर जंतु, मछली, फिर उसके बाद बगुला, फिर आपका बाज। पादप, जंतु, मछली, फिर बगुला, फिर बाज। तो ये चीज़ आप टॉपिक लेवल दे सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं पौष्टिकता सदस्य स्तर का सदस्य है वो हमारा दोस्तों है प्लवक। सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? ऑप्शन ए है लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें। ऑप्शन बी है कचरे को जला दें। ऑप्शन सी है पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। ऑप्शन डी है आहार में विभिन्न अनाज खाएं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
पहले मैं बता दूं ग्रीन गुड डीड क्या है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक अभियान चलाया गया, एक नागरिक अभियान चलाया गया है, जिसे हम लोग ग्रीन गुड डीड कहते हैं। भाई ग्रीन गुड डीड में क्या है, इससे जुड़कर जो लोग हैं ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे और अच्छे कार्यों के जरिए योगदान दे सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कुछ ग्रीन गुड डीड कार्य हैं, सुन लीजिएगा। ग्रीन गुड डीड कार्य में जो आता है आपका लाल सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें। दूसरा आएगा आपका सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। तीसरा आएगा पक्षियों को दाना पानी रखें। चौथा होगा आहार में विभिन्न अनाज खाएं। पांचवा होगा स्कूल तथा विद्यालय में वृक्षारोपण करें। लेकिन आप देख रहे हैं ग्रीन गुड डीड में क्या नहीं आया, कचरे को जला दे। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा दोस्तों, बी हमारा यहाँ पर राइट होगा, कचरे को जला दे। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, बहुत बढ़िया। सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य का सही क्रम बताना है हमें। ऑप्शन ए है दृश्य अवरक्त पराबैंगनी। ऑप्शन बी है पराबैंगनी दृश्य अवरक्त। ऑप्शन सी है अवरक्त दृश्य पराबैंगनी। ऑप्शन डी है पराबैंगनी अवरक्त दृश्य। बताइए छोटी से सबसे बड़ी मतलब छोटे से बड़े क्रम में चलना है, वो बताना है, आपका तरंगदैर्घ्य का सही क्रम बताना है। अवरक्त अवरक्त, तब तक आप लोग आंसर बताइए। दृश्य और पराबैंगनी। देखिए अवरक्त की जो तरंगदैर्घ्य परिसर है वो 7.8 इंटू 10 की पावर -7 से 10 की पावर -3 तक होती है। अवरक्त की कितनी है ये यहाँ से समझिए, 7 इंटू 10 की पावर 10 इंटू -7 से 10 की पावर -3, ये हमारा है अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य। अगर मैं बात करूँ दोस्तों दृश्य किरणों की, तो दृश्य की जो होती है तरंगदैर्घ्य वो 3.9 इंटू 10 की पावर -7 से 7.8 इंटू 10 की पावर -7 होता है। 3.9 इंटू 10 की पावर -7 से 7.8 इंटू 10 की पावर -7। अगर मैं बात करूं दोस्तों पराबैंगनी की, तो पराबैंगनी की जो है दोस्तों 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 ये चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे बड़ी है अवरक्त, फिर उसके बाद दृश्य, फिर पराबैंगनी। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों सबसे छोटी से सबसे बड़ी। तो छोटी से सबसे बड़ी जो होगी दोस्तों वो होगा हमारा पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। सबसे पहले आएगा पराबैंगनी जिसकी होती है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7। फिर उसके बाद आपका आएगा दृश्य किरणें, फिर अवरक्त किरणें सबसे बड़ी। तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? ऑप्शन ए है मशरूम, ऑप्शन बी है गिद्ध, ऑप्शन सी है दीमक, ऑप्शन डी है केचुआ। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक मुर्दाखोर नहीं है? देखिए मुर्दाखोर किसको बोलते हैं? जो जीव जंतुओं को खाते हैं, मतलब जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, मुर्दाखोर बोलते हैं। और वे अपने आवासीय क्षेत्र में मतलब जो है मरे हुए चीज़ों को खाते हैं और निर्वाह करते हैं, रहते हैं। और ये जो है आपका मुर्दाखोर, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकता है। जैसे मैं बात करूं मुर्दाखोर में कौन कौन आता है? आपका आएगा गिद्ध। क्या आता है? गिद्ध आता है। आपका जंगली कौवा आएगा, केचुआ आएगा, है ना। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों मशरूम हमारा नहीं आता है मुर्दाखोर में, क्योंकि मशरूम जो है दोस्तों वो हमारा जो है फंगी मतलब कवक होता है। क्या होता है? ये कवक होता है और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। तो मुर्दाखोर आप देख रहे हैं हमारा क्या नहीं है? मशरूम। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, ए हमारा राइट ऑप्शन है। आगे चलें, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड CPCB
के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है? ऑप्शन ए है, रिहायशी इलाके की बात कर रहा है। बताइए रिहायशी इलाकों की जो ऊपरी ध्वनि कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 45 डेसिबल, ऑप्शन बी है 55 डेसिबल, ऑप्शन सी है 75 डेसिबल, ऑप्शन डी है 90 डेसिबल। बताइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रिहायशी इलाकों के लिए बताना है। देखिए रिहायशी इलाके के लिए जो है दोस्तों ध्वनि की जो ऊपरी सीमा है वो है 55 डेसिबल। हमारा बी राइट ऑप्शन होगा। यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिए, पूछ भी लिया जाता है। यहाँ तो रिहायशी इलाके के लिए पूछा तो मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए आपका अगर मैं आ जाता है औद्योगिक के लिए अगर पूछ लिया जाए, या फिर कॉमर्शियल मतलब वाणिज्य के लिए पूछ लिया जाए, या फिर आपका शांतिपूर्ण पूछ लिया जाए, और रिहायशी के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ 55। औद्योगिक के लिए जो दोस्तों है वो आपका आता है 75, और वाणिज्य के लिए आता है दोस्तों 65 डेसिबल, और शांति के लिए जो आता है दोस्तों वो है आपका 50 डेसिबल। ये भी याद रखिएगा, औद्योगिक के लिए जो डेसिबल है 75 है, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल के लिए जो है 65 है, और शांति के लिए शांति क्षेत्र जो नहीं होते शांतिपूर्ण क्षेत्र, तो वहाँ का जो होता है 50 डेसिबल होगा, 50 डेसिबल। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा राइट है रिहायशी इलाके के लिए बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। ऑप्शन ए है गार्गी पुरस्कार, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन सी है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन डी है प्रियदर्शनी पुरस्कार। बताइए वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में कौन सा योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है? देखिए वन्य जीव पुरस्कार जो है वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में जो है दोस्तों वो हमारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार होगा, क्योंकि वन्य जीव सुरक्षा में जो शामिल हैं व्यक्ति संगठन, इनको पुरस्कार के रूप में जो है दोस्तों 1 लाख रुपए, क्या 1 लाख रुपए जो है नगद इनाम दिया जाता है, मतलब राशि दी जाती, सॉरी 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। तो हमारा वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में जो है दोस्तों ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आपका सही है, सी हमारा राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता? ऑप्शन ए है अल्प वर्षा, ऑप्शन बी है बढ़ती बर्फबारी, ऑप्शन सी है नलकूपों की बढ़ती संख्या, ऑप्शन डी है बढ़ता वनोन्मूलन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं बात करूं दोस्तों जनसंख्या में जो वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र और जो कृषि गतिविधियां होती हैं, इससे जो है भौमजल स्तर में प्रभावित होता है। अगर मैं बात करूं अल्प वर्षा, तो अल्प वर्षा से क्या होता है, जो भौमजल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है। बाकी जो प्रभावित हो रहा है दोस्तों, जो कारक है हमारे, वो नलकूप की बढ़ती संख्या भी है, बढ़ता वनोन्मूलन भी है। तो हमारा जो भौमजल स्तर को जो कम नहीं कर रहा है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, बढ़ती बर्फबारी। बी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ये चीज़ समझ में आई? बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है भारत की माउंटेन रेलवे, ऑप्शन सी है सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है कालका शिमला रेलवे। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए वैश्विक धरोहर स्थल के बारे में बता देता हूँ। देखिए ऐसे स्थान जहाँ पर वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, इन सबको कहा जाता है, और ये जो है दोस्तों समिति द्वारा चयनित होते हैं, और इन स्थलों की जो देखरेख करता है वो करता है यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को। अब आते हैं क्वेश्चन पर। भारत की जो माउंटेन रेलवे है ये पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित है, और ये जो रेलवे है भारत के कई राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है?
इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों, एक तो आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दूसरा आता है आपका नीलगिरी रेलवे, तीसरा आता है आपका कालका शिमला। कौन आता है? कालका शिमला। ये सारी चीज़ें आते हैं और ये सभी रेलवे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों, भारत की माउंटेन रेलवे, बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? ऑप्शन ए है बायोगैस, ऑप्शन बी है गैस ऑयल, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सेशन को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों बायोमास के अवायवीय किण्वन से जो है बायोगैस का उत्पादन होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो है अवायवीय जो जीवाणु होते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जो उत्पादन करने के लिए कार्बनिक पदार्थों को पचाते हैं। और बायोगैस की अगर मैं बात करूं तो ये एक सच ईंधन है और इसमें जो है 65% CH4 मतलब मीथेन पाया जाता है, और ये पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता है। और इसका उपयोग सभी जानते हैं कि घरेलू उत्पाद में करा जाता है, प्रकाश करने के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि इंजन ये सब चलाने में भी किया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा, बायोगैस। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्ष की सूची में निकाल दिए जाने वाला पौधा कौन है? ऑप्शन ए है सरकंडा, ऑप्शन बी है शुगरकेन मतलब गन्ना, ऑप्शन सी है खजूर, ऑप्शन डी है बांस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में जो वृक्ष की सूची से निकाल दिए जाने वाला पौधा है वो है दोस्तों बांस है। बांस को क्यों निकाला गया पता है? बांस इसलिए निकाला गया है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और ये जो है गैर वन क्षेत्र में आता है, और बांस को छूट प्रदान करने के लिए कानून में बांस शब्द हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया था, जो 90 वर्ष का हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इसके माध्यम से 1927 के मूल कानून में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से समझ गए, डी हमारा राइट होगा, बांस। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन को चुनना है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है प्लवक, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है मृदा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए दोस्तों, लाइव टेस्ट आपका डेली होता है, इसीलिए रखता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो। देखिए, कई ऑप्शन होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, वो चीज़ आपको क्लियर होता है, इसीलिए कहा जाता है लाइव टेस्ट आप लोग मिस ना करा करिए, क्योंकि एक एक नंबर हमें लेके चलना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, जो प्लवक है, प्लवक जो है एक महत्वपूर्ण क्या होता है, जैविक संगठक होता है। क्या होता है? जैविक संगठक होता है। और ये जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पादप प्लवक नामक प्लवक पौधे में प्रमुख उत्पादक होते हैं। और जबकि मैं बात करूं क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश और मृदा, ये तीनों चीज़ें किस में आते हैं? ये होते हैं दोस्तों अजैविक संगठक। क्या होते हैं? अजैविक संगठक। तो यहीं से इससे समझ सकते हैं, जब ये तीनों चीज़ें अजैविक संगठक हैं तो हमारा जैविक संगठक जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, बी हमारा राइट होगा, प्लवक। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है अरंडी, ऑप्शन डी है सरसों। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? देखिए, यूरिया को जो लेपित करा जा रहा है वो प्रयुक्त हो रहा तेल वो दोस्तों नीम के पौधे का बीज है। क्यों है भाई? क्योंकि ये जो है इसलिए करा जा रहा है क्योंकि ये लेप यूरिया की जो है धीमी गति से प्रसारित होता है, और जिसके कारण जो है फसलों की आवश्यकता
मतलब नाइट्रोजन पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, और ये इसलिए करा जाता है क्योंकि फसल उत्पादन में वृद्धि हो। तो हमारा जो यूज़ कर रहे हैं यूरिया में लेपित करने प्रयुक्त हो रहा तेल जो है वो नीम हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा बी राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है केरल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? अच्छा, तब तक मैं एक चीज़ बताता हूँ, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान क्यों जारी करा गया, कैसे आया? देखिए, हेनरी जो डेविड थारो ने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकते और आसमान धरती को बर्बाद नहीं कर सकते। इस वाक्य से जो है विचार किया गया था कि जलवायु परिवर्तन का जो संकट है मानव जीवन की किसी हद तक पहुंचा जा सकता है, और इसी कारण जो है जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इसलिए आने वाली पीढ़ी जो है जलवायु परिवर्तन के होने वाले गंभीर परिणामों से सुरक्षित रह सकें। तो अगर मैं बात करूं जलवायु परिवर्तन जो एक्शन प्लान जो जारी करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है दोस्तों, वो है हमारा नई दिल्ली, और ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 30 जून, सुनिएगा, 30 जून 2008 को नई दिल्ली में जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, दिल्ली। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए है सिसिली में, ऑप्शन बी है हवाई में, ऑप्शन सी है एंडीज में, ऑप्शन डी है रॉकीज में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? देखिए, कोटोपैक्सी तो एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है ही, और ये जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, और जो आता है आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर, कहाँ पर? इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, सी हमारा राइट ऑप्शन है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है सिंधु। थोड़ा जल्दी आंसर करिए दोस्तों, आंसर आप लोग थोड़ा सा जो है ना बातें भी करने लगते हैं बीच बीच में, इसलिए जो है आंसर लेट करते हैं। तो आंसर आप लोगों को जल्दी करना है। बताइए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। समझ रहे हैं आप? और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। ये तो सभी जानते हैं आप लोग। और इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों 2580 किलोमीटर, 2580 किलोमीटर। और भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में जो है 1346 मतलब 1346 किलोमीटर इसकी लंबाई मैं बता रहा हूं। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, सी हमारा राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, 24 नंबर पर आते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एगमार्क का संबंध है, एगमार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुणवत्ता से, ऑप्शन बी है पैकेजिंग से, ऑप्शन सी है संसाधन से, ऑप्शन डी है उत्पादन से। बताइए एगमार्क का संबंध किससे है दोस्तों? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी आंसर करना है दोस्तों, रुकना नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम कभी भी लग सकता है, डेट आ सकती है, ये ना सोचिए। इसलिए हमें जो है ना प्रैक्टिस और तैयारी जो है ना लेके चलना है। तो आंसर जल्दी से करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एगमार्क का जो संबंध है दोस्तों वो हमारा गुणवत्ता से,
क्योंकि एग मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। और एग मार्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा एक प्रमाणित चिन्ह है जो हमें जो है खाद्य वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा एग मार्क का संबंध वो हमारा जो है दोस्तों गुणवत्ता, ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, गला बैठने लगता है। आगे आ गए हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए है जेनेवा में, ऑप्शन बी है हैग में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी है पेरिस में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। देखिए दोस्तों, सेशन जो है आप लोग कंप्लीट होने के बाद, लाइव टेस्ट देने के बाद इसको जो है आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर भी करा करिए, क्योंकि ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाना और डाउट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। सभी लोग करेंगे। आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कितनी सारी चीज़ें नेटवर्किंग है, इसमें आप शेयर कर दिया करिए। कोई चार्जेस नहीं, फ्री है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो अवस्थित है ये दोस्तों हैग में। हैग कहाँ है, नीदरलैंड में आता है। हैग कहाँ है, नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 3 अप्रैल, सुनिएगा 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय आते हैं और 70 अनुच्छेद। 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों हैग। हैग का मतलब नीदरलैंड में आता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। आगे आपका होमवर्क क्वेश्चन, डेली की तरह होमवर्क आपको देता हूँ और आप लोग जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। देखिए होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी है दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी है पूर्वी तारे को, ऑप्शन डी है पश्चिमी तारे को। बताइए इसका आंसर आप लोग यहाँ नहीं करेंगे, इसका आंसर आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और आपका डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको जो है शेयर करा करिए और बने रहिए मेरे साथ। लाइव टेस्ट आपको डेली देना है, क्योंकि प्रैक्टिस और डाउट क्लियर करते रहना है, क्योंकि डाउट रहेगा तो दिक्कत करता है, इसलिए डाउट क्लियर करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को क्लियर जो है शेयर करिए दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों का यूज़ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए।